Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is How Innovation Drives Economic Growth. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, जैसे अभी 2025 के नोबेल प्राइज़ दिए गए इकोनॉमिक साइंसेज में, तो वो किसको मिले? तो ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है उसने अक्टूबर 2025 को अवार्ड दिया। थीम क्या था? इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो विनर्स कौन रहे? जोएल मार्क, इनको हाफ प्राइज़ मिला, और हाफ प्राइज़ मिला फिलिप एगियन एंड पीटर होविट। इन्होंने अदर हाफ शेयर किया आपस में। तो सेंट्रल क्वेश्चन क्या रहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है ओवर द लास्ट 200 ईयर्स, वो यूजुअली सस्टेन्ड कंपेयर टू सेंचुरीज ऑफ स्टेगनेशन उससे पहले रही है। तो इस जो लास्ट 200 ईयर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन्ड ग्रोथ रही है। उससे पहले की जो सेंचुरी थी उनमें काफ़ी स्टेगनेटेड ग्रोथ आई थी। तो 3 इकोनॉमिस्ट ने इस आंसर को लिया। उन्होंने कहा व्हाट ट्रिगर्ड दिस सस्टेन ग्रोथ एंड हाउ इट कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। तो इस बारे में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। तो जोएल मोकेयर्स की कंट्रीब्यूशन क्या रही है कि उन्होंने फोकस किया यूज़फुल नॉलेज पे। 2 तरह के उसमें नॉलेज है, एक होता है प्रपोजिशनल नॉलेज और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। तो प्रपोजिशनल लॉजिक यूजुअली क्या है, जैसे हम रूल्स वगैरह लगाते हैं ना, इम्प्लाइज, तो अगर ये हुआ तो ये होगा, ऐसे करके हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों कोई चीज़ हो रही है, थेरेटिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। फिर प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि इनोवेटर्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरीज थी, पर लेकिन उनमें प्रैक्टिकल नो हाउ कहीं नहीं था। तो आइडियाज़ जो थे वो बिल्ड ही नहीं हो सकते थे इफ़ेक्टिवली। पर फिर क्या चेंज हुआ 16th और 17th सेंचुरीज में कि साइंटिस्ट ने प्रिसाइज मेजरमेंट्स, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, फ्यूजन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस को ट्रिगर किया, उनके बारे में पढ़ा, उनको यूज़ करना शुरू किया, जिससे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एक सस्टेन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। उन्होंने पॉलिसी इंसाइट्स क्या दिए? 2 मेन लेसन्स फॉर मॉडर्न इकोनॉमीज़ कि जो इन्वेस्ट करो इन स्किल्स। तो पहले हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन सक्सीड किया सबसे पहले, क्योंकि उसने एक स्किल्ड इंजीनियर्स का पूल बना लिया था। तो ब्रिलियंट आइडियाज़ को स्किल्ड आर्टिसंस, इंजीनियर्स और वर्कर्स चाहिए ताकि वो थ्योरीज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। स्टे ओपन टू चेंज। तो इनोवेशन हमेशा विनर्स और लूजर्स दोनों बनाती है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो रिप्लेस करती हैं ओल्ड वंस को, एंड रेजिस्टेंस अगर हम रखते हैं उनसे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़, तो वो ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से जो रेजिस्टेंस है वो प्रोग्रेस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। एगियंस एंड होविट्स कंट्रीब्यूशन क्या रही? द थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब इन्होंने क्या बोला कि इनकी इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्कम्टर की आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे इनकी थ्योरी बिल्ड अपॉन थी। तो इनोवेशन क्या कहते हैं कि प्रोग्रेस तो लाती है, पर लेकिन वो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ और कंपनीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बनाया शो करने के लिए कि हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से एक सस्टेन्ड ग्रोथ आती है, और क्या ऑप्टिमल अमाउंट होना चाहिए R&D इन्वेस्टमेंट का, कि किस कंट्री को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कैसे डिटरमाइन हो। तो ऐसा इन्होंने एक मॉडल बनाया। ट्रेंड 1 इज़ अंडर इन्वेस्टमेंट। या अब 2 ही चीज़ हो सकते हैं, या तो हम अंडर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अंडर इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अभी भी सोसाइटी को बेनिफिट कर रही हैं। जो कंपनीज़ हैं जो प्रॉफिट नहीं कर पा रही हैं फ्रॉम ऑब्सोलीट टेक, तो R&D को सब्सिडाइज करा जाना चाहिए टू इनकरेज इनोवेशन। फिर ओवर इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या है कि जब कंपनी एक नई चीज़ बनाती है पर स्लाइटली इम्प्रूव करती है, हो सकता है वो लार्ज प्रॉफिट्स अर्न करे, पर जो सोसाइटल बेनिफिट है अगर वो स्मॉल है, इसका मतलब जो R&D है वो माइट भी ओवर फंडेड है ऐसे केसेस में। इसलिए ऑप्टिमल लेवल ऑफ R&D डिपेंड करता है कि हाउ इनोवेशन बेनिफिट सोसाइटी वर्सेस फर्म्स एंड स्ट्रक्चर एंड स्टेज ऑफ द इकोनॉमी। तो बिगर पिक्चर इज कि इनोवेशन इज की ड्राइवर ऑफ मॉडर्न सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो म्योकर ने कहा वो ये था कि हाउ नॉलेज एंड ओपननेस मैटर्स, एंड एगियन एंड होविट का था कि हाउ इनोवेशन साइकिल कैसे ग्रोथ सस्टेन करती है, R&D पॉलिसी को ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। सो जस्ट इज कि जोएल मॉकर ने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ यूजफुल नॉलेज
नॉलेज ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देन एगेन एंड होविट ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को बताया कि हाउ इट फ्यूल्स प्रोग्रेस एंड इनोवेशन रिप्लेसेस ओल्ड आइडियाज़ ड्राइविंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो टुगेदर देयर वर्क हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड कि वाई इनोवेशन मैटर्स, हाउ टू स्किल द वर्कफोर्स एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन R&D। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अ ग्रीन एडवांटेज इन ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स। तो बिग डिसीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने GST जो ट्रैक्टर्स पे था वो 5% कर दिया। पर्पस था कि ट्रैक्टर्स को चीप बना दिया जाए फॉर फार्मर्स एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थे कि फास्टर फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड बेटर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अब्रॉड। तो इंडिया का जो ग्लोबल ट्रैक्टर पोजीशन है वो क्या रहा है कि वो सेंट्रल रहा है काफ़ी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, रेजिड्यू मैनेजमेंट, सबके लिए। तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस बाय हैज़ मेड इंडिया मेजर ग्लोबल सप्लायर। एक्सपोर्ट्स वर्थ $1.15 मिलियन एंड 162 कंट्रीज़ को ये सोल्ड हुआ। इन्वायरमेंटल चैलेंज पर क्या आता है कि बहुत ज़्यादा एमिशंस आती हैं ज़्यादा ट्रैक्टर्स के कारण। तो ICCT इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है बाई 2030 जो एमिशंस हैं फ्रॉम ट्रैक्टर्स एंड अदर फार्म मशीनरी इन इंडिया वो हो सकता है रोड व्हीकल्स को भी एक्सीड कर जाएं। तो इंडिया नीड्स टू अपग्रेड एमिशन स्टैंडर्ड। तो इंडिया के जो एमिशन रिफॉर्म्स आए 2023 में, इंडिया ने भारत स्टेज 4 स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे पर्टिकुलेट एमिशंस कट हुई बाय अप टू 94% एंड नियरली मैच US एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रेम 5 आएगा अप्रैल 2026 में, विच विल अलाइन इंडियन ट्रैक्टर्स विद US Tier 4F एंड यूरोपियन यूनियन स्टेज 5 रिक्वायरमेंट्स। तो क्यों मैटर करता है, जो क्लीन नॉर्म्स हैं उसका मतलब इंडियन कंपनीज एक ट्रैक्टर मॉडल बना सकती हैं जो दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स को फिट करें, सेविंग कॉस्ट एंड बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। तो इम्पैक्ट क्या रहा है एक्सपोर्ट्स पे, US एक्सपोर्ट्स पे ओवरऑल ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो US के गिरे हैं, बट जो लास्ट सेगमेंट जहाँ पर स्टैंडर्ड्स मैच कर रहे थे वहाँ पे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं। तो एक्सपोर्ट्स में सर्ज भी आया है। यूरोपियन एक्सपोर्ट्स में क्या रहा, आफ्टर ट्रेम 4 रोल आउट तो जो एक्सपोर्ट्स टू बेल्जियम है वो भी एक्सप्लोड हुए। मीडियम ट्रैक्टर्स के 200x हुए, लार्ज ट्रैक्टर्स के 0 से ऑलमोस्ट $28 मिलियन तक गए। ब्राज़ील की केस स्टडी क्या रही, इन्फोर्स करें एमिशन स्टैंडर्ड्स ब्राज़ील ने भी। इंडियन ट्रैक्टर्स ऑलरेडी कंप्लायंट थे तो अर्ली इंडियन रेगुलेशंस के कारण, इसलिए रिज़ल्ट ये रहा कि वहाँ पर भी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। लेसन यही है कि रेगुलेटरी अलाइनमेंट से ट्रेड एडवांटेज आया हमें। तो नॉट जस्ट एमिशन लिंक, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ जर्नली भी देखा कि नॉन रेगुलेटेड मार्केट्स में भी ओवरऑल बड़ी है, बट जर्नली जो डाटा देखा गया टॉप 7 एक्सपोर्ट अगर डेस्टिनेशंस यही दिखा रही हैं कि जितना ज़्यादा अलाइनमेंट एमिशन स्टैंडर्ड्स को रहा उतने ही एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़े। अपॉर्चुनिटी हेड इज़ कि US के हाई राइस के कारण, टेरिफ्स के कारण हो सकता है कि ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा लो प्राइसेस पे रिलाई करना। तो इंडिया को लो कॉस्ट से हाई वैल्यू स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए, फोकस करना चाहिए क्लीनर, एफिशिएंट, हाई टेक ट्रैक्टर्स पर, पोजीशन करना चाहिए अपने आप को एक प्रीमियम ग्रीन मैन्युफैक्चरर के तौर पे, अपने ब्रांड्स बनाने चाहिए। सो क्लीनर ट्रैक्टर्स ऑफर lower lifetime costs, higher efficiency and better resilience to future regulations. तो पॉलिसी टेकअवेज क्या होंगे टू स्ट्रेंथन दिस एक्सपोर्ट ग्रीन एक्सपोर्ट एज। GST जो कट है उससे अफोर्डेबिलिटी और प्रोडक्शन आ रही है। Incentives from electric tractors promote clean technology and implement REM 5 aligns India with advanced markets. Big messages कि emission standards are not a burden, they are a passport to global trade. The strong domestic demand and greener technology say India can lead in clean agricultural machinery, boost exports and drive rural growth plus global competitiveness. So that's all for the articles today. Thank you.